हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th का पढ़ाई पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है प्रेमचंद ने जो लिखा है। पहला चैप्टर है पूस की रात। चलिए देखते हैं पूस की रात के पहले जो लेखक है प्रेमचंद, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमें प्रेमचंद के बारे में पढ़नी है। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। यानी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। अब पूछते प्रेमचंद की जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रेमचंद की जन्म स्थान ग्राम लपही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम है धनराय और ये क्या है, आरंभिक लेखक नवाब राय के नाम से जाने जाते हैं। इनके माता पिता का नाम, यानी प्रेमचंद के माता पिता का नाम आनंदी देवी माँ का नाम है एवं मुंशी अजायब राय पिता का नाम है। अब इनका शिक्षा 1910 में इंटर पास किए, 1919 में BA पास किए। वृत्ति प्राइवेट ट्यूशन अध्यापकी, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। संपादन मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। प्रमुख कृतियाँ सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। मौलिक उपन्यास लगभग 300 कहानियाँ, मानसरोवर 8 खंड, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियाँ आदि विविध प्रसंग में संकलित अनेक अनुवाद इन्होंने लिखा है। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं, यानी प्रेमचंद विश्व की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप से ग्रहण कर चुकी है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज में अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियाँ शेष है और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानवता प्रक्रिया चल रही है। प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ साथ प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदलते हुए समय के चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों में जोड़ने का काम किया था। उस युग में जीवन, समाज की समस्याओं, परिधानिता, जमींदारियों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों प्रधानता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया है। चलिए अब हम जो ये कहानी लिखे हैं वो पढ़ते हैं पूस की रात। पूस की रात में इसमें जो महान काव्य है जो इनने काम किए हैं उन लोगों का नाम है हल्कू, मुन्नी और जबरा। हल्कू की पत्नी मुन्नी थी और हल्कू ने एक कुत्ता पाला था जिसका नाम जबरा था। चलिए देखते हैं कहानी की क्या ट्विस्ट है। तो हल्कू ने आकार स्त्री से कहा, यानी हल्कू ने अपनी स्त्री से कहा सहाना आया है, तो सहाना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। यानी हल्कू अपने पत्नी से कहते हैं कि लाओ जो रुपए रखे हैं अपने पास, हल्कू सहाना को दे दें तो किसी तरह हमारा गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, यानी उसकी वाइफ झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। यानी मुन्नी बोलती है हमारे पास 3 ही तो रुपए हैं, अगर तुम शावना को दे देते हो तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात
हार में कैसे कटेगी, यानी उतनी ठंडी में हमारी रातें कैसे कटेगी। उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पुल्स सिर पर आ गया, यानी हल्कू एक अनिश्चित समय तक दशा में खड़ा रहा। पुल्स सिर पर आ गया। कमल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता था, मगर सहना मानेगा नहीं। यानी जब वह सहना को कहेगा कि जब हम अपनी फसल उपजेंगे और फसल पे रुपए दे देंगे, तो सहना इस बात को नहीं मानेगा। घुड़कियाँ जमावेगा और गालियाँ देगा। बला से जाड़ों मरेंगे भले, यानी बला से जाड़ों से मर जाएंगे, लेकिन सहना की गालियाँ न सुनेंगे। बला सिर से टल जाएगी, यानी पूस की रात सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम से जुट सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और भरकम खुशामद करके बोला, ला दे गला तो छूटे, यानी ला पैसा दे, उसे देकर अपना गला तो छूटे। कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे। यानी जो तुम दूसरा उपाय कर रहे हो, मैं भी तो जानूं कि तुम कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कम्बल, यानी कोई अजनबी तुमको कंबल दे देगा। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते हो। यानी मुन्नी कहती है अपने हस्बैंड से कि तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते हो, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। यानी उसकी भाई बोली, ऐसी खेती से तो बाज आए, मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से निकाले लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अबकी से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छा खेती मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल देने जा रहा है। यानी हल्कू के पास जो रुपए थे कंबल के लिए, वह जब रुपए लेकर बाहर निकलता है घर से, तो उसको ऐसा लगता है जैसे अपने हृदय निकाल कर देने जा रहा है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर छपट कर 3 रुपए कमल के लिए जमा किए थे। यानी हल्कू ने एक एक पैसे छपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे, यानी वह सोचता यह जा रहा था। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी, यानी पूस की अंधेरी रात थी। आकाश पे तारे टिमटिमाते हुए मालूम होते थे, यानी आकाश में तारे टिमटिमाते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े काँप रहा था। यानी ऊख की खेती में वह गया था रात को, तो वह पहले वाले चादर लेकर ओढ़कर काँप रहा था। खाट के नीचे उसके संगी कुत्ता जो जाबरा था, वह संगी कुत्ता था। जाबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुकू कुकू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती, दोनों में से कोई नहीं रात को सोता। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जाबरा, जाड़ा लगता है? तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। तब जबरा ने पड़े दुम हिलाई, अपने कुकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया।
स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू के हाथ निकालकर जबरा के ठंडे पीठ चलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूँ तो फिर एक चिलम भरूँ, यानी वह फिर 8 चिलम पी चुका था, फिर से एक चिलम भर रहा था। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। यानी हल्कू सोच रहा था कि मजदूरी हम करें और हमारे पैसों से मज़ा दूसरे कोई लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है? हाँ, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जड़ा खा ले, कल से मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जड़ा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रखे दिए, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा, निश्चय करके लेटा कि चलो जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा, पर जाड़ा इतनी थी कि वह सो नहीं पाता था। हृदय कंपन होने लगी, कभी करवट इधर बदलता तो कभी करवट उधर बदलता, जाड़ा के पिचास की भांति उसकी छाती को दबाया हुआ। तो हल्कू ने सोचा कि हम एक बगीचे में, पूस की रात है तो पेड़ से सारे पत्ते तो झड़ चुके हैं, तो वह बगीचा में जाता है और एक पत्तियों का ढाल बनाता है। ढाल बनाने के बाद वह उसमें आग लगाकर तापता है। तापने के बाद वह जबरा से कहता है, चलो हम इसे छलांग मारकर पार करते, देखते हैं कौन जीतता है। तो जबरा छलांग नहीं मारता, लेकिन हल्कू ने छलांग मारकर बाहर निकल गया। और जबरा क्या करता है कि वह चारों तरफ घूमकर फिर वापस आकर खड़ा होता है। तो हल्कू बोलता है, नहीं ऐसा नहीं चल सकता, जाओ तुम भी छलांग लगा कर आओ। तो वह भी छलांग लगा कर आता है और हल्कू का शरीर पहले से अधिक अच्छा हो गया था। उसे ठंड महसूस नहीं होती थी क्योंकि उसके शरीर में गर्मी हुई थी आग तापने से। इसलिए वह सोचता है कि अब तो इस बार मैं सो ही जाऊंगा, और वह जाकर फिर अपने चादर ओढ़कर सो जाता है। लेकिन जबरा नहीं सोता है, वह दुम हिलाई अपने कुकू को दीर्घ बनाता हुआ लेकर चुप हो गया। तो और वह सो जाता है। लेकिन जबरा को पता चलता है कि जैसे कोई खेत में चल रहा हो। हल्कू को वह चिल्लाता है कुकू कू कर, लेकिन हल्कू सोचता है कि हमारे खेत में जब तक जबरा रहेगा तब तक कोई जानवर तो चढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए वह उठता नहीं है। उसको इतना आलस छा जाता है कि वह नहीं उठता है। वह यही सोचता है। फिर वह अपने बेड से उठता है, फिर उसे ठंडी महसूस होती है तो फिर जाकर अपने बिस्तर में छिप जाता है। और जब सुबह होती है तो वह देखता है कि खेत पूरा जानवर चढ़ चुके थे और वह भी आराम से सोया हुआ था। जबरा ऐसे अग्निसाक्षी की ओर कतर नेत्रों से देख रहा था। मुन्नी कल से ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ यानी मुन्नी कहती है, हाँ सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा कोई सोता है? तुम्हें मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डाढ़ पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ और जबरा मड़े के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुंजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रश्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगी?